अपन यहाँ पे टैली ओपन कर लेते हैं। ये अपन हॉस्पिटल वर्क चल रहा था। हॉस्पिटल वर्क में हमने आपको पेशेंट को एडमिट करना और असेट वगैरह खरीदने की एंट्री बता दी। अब नेक्स्ट एंट्री होती है आप जैसे हॉस्पिटल में कुछ एक्सपेंसेस करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, ये सब एक्सपेंसेस रहते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे बाउचर एंट्री जब करेंगे, एंट्री आप करेंगे F5 से पेमेंट बाउचर में, क्योंकि अपन पे कर रहे हैं। एक्सपेंसेस का नाम हमेशा बाय में आता है। अल्टर प्लस सी से आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल का लेजर बना लेंगे और इसको आप अंडर में डालेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। क्योंकि हॉस्पिटल में इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना जरूर रहता है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं करेंगे तो लाइट वगैरह नहीं जलेंगी। इसीलिए हॉस्पिटल में इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। अंडर में आप इसको डाल देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे। कितना अमाउंट आप पे कर रहे हैं वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे और टू में आ जाएगा केस। अपन केस दे रहे हैं तो टू में आप लिख देंगे केस, बाय में एक्सपेंसेस का नाम, टू में केस। एंटर करके आप यहाँ पे नरेशन डाल देंगे, बीइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, जैसे पेटीएम या फोन पे वगैरह करते हैं, तब बाय में तो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल ही लिखेंगे, अमाउंट डाल देंगे और टू में आप डाल देंगे फिर बैंक। फिर उस टाइम अल्टर प्लस सी से अपन यहाँ पे बैंक का लेजर बना लेते हैं। बैंक अकाउंट को आप अंडर में डाल देते हैं बैंक अकाउंट में। एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। एंट्री हो जाती है बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल टू बैंक। एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। कर लेंगे ये एंट्री आ जाएगी। इससे अपन जब हॉस्पिटल में वर्क करते हैं तो पेशेंट अपन को केस देते हैं, मतलब जो अपन जो चार्ज पे करते हैं पेशेंट फीस वगैरह देते हैं, अपने पास केस आता है। अगर वो केस आप बैंक में जमा करते हैं तब आप एंट्री किस में करते हैं, आप देखते हैं यहाँ पे आपको कॉन्ट्रा वाउचर देखने को मिल रहा है। अपन F4 प्रेस करते हैं तो कॉन्ट्रा वाउचर एक्टिवेट हो जाता है। कॉन्ट्रा वाउचर में आप सबको पता है सिर्फ 3 कंडीशन में एंट्री होती है, बैंक में केस जमा करने पे, बैंक से केस निकालने पे और रखा हुआ चेक बैंक में जमा करने पे। अब जब आपके पास जो केस है वो आपको बैंक में जमा करना है, तब आप एंट्री किस में करते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर में। टू में आ जाएगा केस, क्योंकि केस अपने पास से जा रहा है। और बैंक में हमेशा व्यक्तिगत खाते का नियम चलता है, जिसके अकॉर्डिंग पाने वाले को बाय करते हैं, देने वाले को टू करते हैं। अपने पास से केस जा रहा है तो आप टू में क्या लिखेंगे, केस। अमाउंट डाल देना जितना केस आप जमा कर रहे हैं। और बाय में आ जाएगा बैंक, क्योंकि बैंक कौन है, पाने वाला। तो बाय में आप लिखेंगे बैंक, टू में आ जाएगा केस। एंटर करके आप यहाँ पे नरेशन डाल देंगे, बीइंग केस डिपॉजिट। हाँ, जब आप बैंक में कैश जमा करते हैं तब आप एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं, और अपन देने वाले हैं तो टू में आ जाएगा केस, क्योंकि अपने पास से केस जा रहा है। और बाय में आ जाएगा बैंक। एंटर करके आप यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। आप नरेशन डाल देना, बीइंग केस डिपॉजिट बाय बैंक। एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे। और ये तो हो गया जब अपन बैंक में केस जमा करते हैं। अब अगर आप बैंक से कैश निकाल रहे हैं, अभी तो आपने जमा कर दिया, फिर अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप बैंक से कैश निकालते हैं, तब भी आपको एंट्री किस में करना है, कॉन्ट्रा वाउचर में। फिर उल्टा हो जाएगा, जब आप जमा करते हैं तब बैंक पाने वाला है, अपन देने वाले हैं। और जब आप बैंक से कैश निकालेंगे तब बैंक कौन है, देने वाला, अपन पाने वाले। तब आप टू में क्या लिख देंगे, बैंक। अभी आपने यहाँ पे सो रहा है, बैंक में करंट बैलेंस कितना है, 3,800। आप जितना कैश निकाल रहे हैं यहाँ पे आप अमाउंट डाल देंगे, जैसे अपन 800 रुपये निकाल रहे हैं, ठीक है। अब कितना बचा बैंक में, 3,000। एंटर करेंगे, बाय में आ जाएगा, सॉरी, बाय में आ जाएगा कैश। टू में आप लिखेंगे बैंक, बाय में कैश। एंट्री हो जाएगी टू बैंक अकाउंट बाय कैश। एंटर करके आप यहाँ पे नरेशन डाल देंगे, बीइंग कैश विथड्रॉ फॉर बैंक। ये टू में आप लिखेंगे बैंक, बाय में केस, क्योंकि अपने पास केस आ रहा है। एंड क्योंकि अपन ने इतना सारा पेमेंट कर दिया जितना अपने पास केस नहीं है, इसलिए केस यहाँ पे रेड आ रहा है।
अभी आपने देखा इससे पहले अपन ने एंट्री की थी तो अपन ने बैंक में जमा कितने किए थे, और आपका करंट बैलेंस कितना बता रहा था, 3,800 बता रहा था। क्यों? क्योंकि हमने ये वाली एंट्री बताने से पहले आपको एक एंट्री बताई थी इलेक्ट्रिसिटी बिल की, अपन ने पे किया था, ऑनलाइन पे किया था। तो अपन ने 2 में क्या लिखा था, बैंक लिखा था 2 में, बाय में इलेक्ट्रिसिटी बिल, 2 में बैंक, उसमें हमने अमाउंट डाला था 1,200 रुपये। उसके बाद अपन ने नेक्स्ट एंट्री कर दी यहाँ पे बैंक में केस जमा करने की। बैंक में उस टाइम पे कुछ केस था ही नहीं, जब अपन इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे थे तो अपन ने बैंक में कुछ जमा किया ही नहीं था। बाद में जमा किया तो 5,000 में से 1,200 रुपये माइनस हो गए, बचा कितना, 3,800। अब तो आपका बैंक का बैलेंस आपको रेड नहीं बता रहा, लेकिन जितना आपका ये जो बैलेंस रेड आ रहा है उतना अपन माइनस में जा रहा है। मतलब इतना अपन ने एक्सपेंसेस कर दिया, पेमेंट कर दिया, जितना अपने पास केस नहीं था। क्योंकि ये वाली जो कंपनी हमने आपको बना के बताई थी इसमें अपन ने डायरेक्ट वही एंट्री की थी, सैलरी देने वाली और वो असेट वाली। इसमें अपन ने पेशेंट वगैरह को एडमिट करने की कोई एंट्री की नहीं थी, वो कंपनी अपनी दूसरी थी। इस वाली कंपनी में केस तो कुछ आया नहीं, सिर्फ अपन देते जाए तो वो माइनस में चला गया। ठीक है, एंटर करके आप इसको सेव कर दें। ठीक है, और थर्ड कंडीशन होती है रखा हुआ चेक बैंक में जमा करना। ये कंडीशन हॉस्पिटल में बहुत कम बनती है क्योंकि बहुत कम पेशेंट होते हैं, मतलब बहुत कम से कम ही पेशेंट होते हैं जो चेक जमा करते होंगे, या तो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या चेक दे देते हैं। और अगर पेशेंट चेक जमा करते हैं तब आप एंट्री क्या करेंगे, जब आपके पास पेशेंट आ रहा है, आप उनको एडमिट कर रहे हैं, मान लिया आपने उनसे बोला एडमिट होने का चार्ज है 15,000 रुपये, ठीक है। अब 15,000 रुपये को आपको कैश न देगी, चेक दे रहा है, और वो चेक आपको पता है कि आप उसी दिन बैंक में जमा नहीं कर पा रहे, तब आप क्या लिखेंगे, बाय में क्या लिखेंगे, और 2 में क्या आ जाएगा, पेशेंट का नाम। अभी अपन ने इस वाले हॉस्पिटल में बनाया नहीं, अल्टा प्लस सी से हॉस्पिटल के मतलब पेशेंट के नाम की एंट्री कर लेते हैं, इसका नाम मन से डाल देते हैं। ठीक है, एंटर कर दें, यहाँ पे आप इनकी प्रॉब्लम लिख देते हैं और यहाँ पे आप अब ठीक है, पूछ लेंगे उनसे जब वो आएंगे अपने पास, तो अपन पूछ लेंगे आपने बीमा करवाया था कि नहीं। ठीक है, अंडर में आप इसको डाल देंगे डायरेक्ट इनकम, एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे। आप इनसे चार्ज कितना ले रहे हैं, 15,000। ठीक है, ये आपको क्या दे रहे हैं, चेक, और आपको पता है कि वो चेक आप उसी दिन बैंक में जमा नहीं कर पाएंगे, तब आप बाय में क्या लिख देंगे, चेक इन हैंड, अल्टर प्लस सी से चेक इन हैंड का लेजर बना देंगे। अंडर में आप इसको डाल देंगे कैश इन हैंड में, क्योंकि ये चेक आप अपने पास कैश मांग के रख लेते हैं, अंडर में ही आएगा कैश इन हैंड में। एंटर करके आप इसको सेव कर दें, एंट्री हो जाएगी 2 में पेशेंट का नाम, बाय में चेक, एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। अब ये चेक आज तो आपने पेशेंट से ले लिया, अगर ये चेक अपन आज की तारीख में बैंक में जमा कर देते तब आप यहाँ पे बाय में चेक इन हैंड नहीं लिखते, तब आप बाय में क्या लिखते, डायरेक्ट बैंक, क्योंकि अपना बैंक बैलेंस आज की डेट में बढ़ जाता। तब एंट्री क्या हो जाती, जैसे पेशेंट ने आपको चेक दिया और वो चेक आप आज की डेट में बैंक में जमा कर रहे हैं, तब आप एंट्री क्या करते, 2 में पेशेंट का नाम, बाय में बैंक। लेकिन अपन वो चेक आज की डेट में बैंक में जमा नहीं कर पा रहे, अपना बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा आज, तब आप बाय में क्या लिख देंगे, चेक इन हैंड, एंटर करके आपने इसको सेव कर दिया। अब ये जो आज आपने पेशेंट से चेक लिया था वो चेक बैंक में जमा नहीं किया, मतलब आपके पास रखा हुआ, वो चेक अपन 2 दिन बाद या 3 दिन बाद बैंक में जमा कर दें या दूसरे दिन पे, तब आप एंट्री किस में करेंगे, कॉन्ट्रा बाउचर, F4 से कॉन्ट्रा बाउचर। अपन जब बैंक में चेक जमा कर रहे हैं तब अपन कौन है, देने वाले, तो 2 में क्या आ जाएगा, चेक इन हैंड। जब आप केस जमा करते हैं तब आप 2 में लिखेंगे केस, जब आप चेक जमा कर रहे हैं तो 2 में आप लिखेंगे चेक इन हैंड। चेक अपने पास कितने का है, 15,000, अपन पूरा जमा कर रहे हैं, अमाउंट डाल देते हैं 15,000, और बैंक कौन है, आने वाला, तो बाय में आ जाएगा बैंक, एंट्री हो जाएगी टू चेक इन हैंड बाय बैंक, केस इन हैंड, क्योंकि चेक अपन अपने पास केस मान के रख लेते हैं, तो अंडर में आप उसको डाल देते हैं केस इन हैंड। और देखिए अब यहाँ पे ये रेड हो गया कि अपने पास 15,000 का चेक था और अपन ने पूरा बैंक में जमा कर दिया,
अब देखिए